नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल में। दोस्तों, आज हम बीएसटीसी एग्जाम के लिए संपूर्ण शैक्षणिक अभिरुचि के प्रश्न करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लेते हैं और मेरे द्वारा बताई गई बातों को अगर समझ लेते हैं, तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि बीएसटीसी एग्जाम में शैक्षणिक अभिरुचि का जो प्रश्न आएंगे, उनमें अधिकतम प्रश्न सही होने की आपकी पूरी संभावना है। तो आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। मैंने हर क्वेश्चन को डिटेल के साथ डिस्कस किया है और इस वीडियो के अंदर मैंने उन सभी क्वेश्चंस को शामिल किया है जो कि आपके वीएसटीसी एग्जाम्स और अन्य टीचिंग एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा दोस्तों जो पहला प्रश्न है वो है, अध्यापन एक प्रतिष्ठित व्यवसाय क्यों है? इसके हमारे विकल्प हैं। विकल्प ए, यह भ्रष्टाचार और अपवादों से मुक्त है। विकल्प बी, यह जागरूकता के सृजन एवं संवर्धन के अवसर मिलते हैं। विकल्प सी, सामाजिक सुधार के लिए आवश्यक है। और विकल्प डी, अपने कार्य को ईमानदारी से करने के लिए अवसर मिलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा विकल्प सी, सामाजिक सुधार के लिए आवश्यक है। दोस्तों, जो अध्यापन व्यवसाय है वो सामाजिक सुधार के लिए बहुत ही आवश्यक माना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, बच्चों को लगभग किस प्रकार से पढ़ाया जा सकता है? अर्थात इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो बच्चे होते हैं उन्हें किस प्रकार से पढ़ाया जा सकता है। इसके हमारे विकल्प हैं। विकल्प ए, मृदुल रूपांतरण द्वारा। विकल्प बी, अगर अध्यापक उनकी मदद करें तब। विकल्प सी, लगातार मूल्यांकन से। और विकल्प डी, समुचित पुरस्कार द्वारा। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों विकल्प सी, लगातार मूल्यांकन। अगर दोस्तों बच्चों का लगातार मूल्यांकन किया जाएगा तो उन्हें किसी भी स्तर पर अगर बच्चा है तो उसे अच्छी प्रकार से उसकी त्रुटियों को जानकर और उनमें सुधार करके उसे सिखाया जा सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, अध्यापक के द्वारा प्राइवेट ट्यूशन करने के मामले में मेरा मत है कि। अर्थात दोस्तों, इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो अध्यापकों द्वारा जो प्राइवेट ट्यूशन दिए जाते हैं उनके बारे में आप क्या सोचते हैं। इसके हमारे विकल्प हैं। कानून से इस पर पूर्ण पाबंदी हो। विकल्प बी, इसकी खुली छूट हो। विकल्प सी, कुछ सीमा तक इस पर बंधन हो। और विकल्प डी, कुछ एक स्थितियों में इसकी इजाजत मिलनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा विकल्प डी, कुछ एक स्थितियों में इसकी इजाजत मिलनी चाहिए। दोस्तों, जो प्राइवेट ट्यूशन होता है उसकी भी कभी कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है जब हमारे स्कूल के अंदर हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता या शिक्षकों की जब स्कूल के अंदर कमी होती है, उस स्थिति में हमें प्राइवेट ट्यूशन भी दिया जाना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, बेसिक शिक्षा का केंद्रीय बिंदु है। इसके हमारे विकल्प हैं। विकल्प ए, हस्तकौशल प्रशिक्षण। विकल्प बी, सामान्य भाषिक एवं गणितीय प्रशिक्षण। विकल्प सी, गहन ज्ञानात्मक शिक्षण। विकल्प डी, खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विकल्प ए, हस्तकौशल प्रशिक्षण। दोस्तों, जो बेसिक शिक्षा दी जाती है उसका जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो है बच्चों में हस्तकौशल प्रशिक्षण में कौशलपूर्ण बनाना। अर्थात उन बच्चों को एक कोई कौशलपूर्ण शिक्षा देना जो कि उनके भविष्य में कोई भी रोजगार करने में काम आए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, शून्य किस देश की देन है? अर्थात दोस्तों, इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो जीरो है, जो शून्य है, उसका आविष्कार किस देश के द्वारा किया गया है। इसके हमारे विकल्प हैं। विकल्प ए, भारत। विकल्प बी, सऊदी अरब। विकल्प सी, ऑस्ट्रेलिया। और विकल्प डी, मिस्र। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विकल्प ए, भारत। दोस्तों, जो भारत देश है, जो हमारा देश है, इसके द्वारा शून्य का आविष्कार किया गया। दोस्तों, जो प्राचीन दार्शनिक और जो वैज्ञानिक हुए हैं, जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं, आर्यभट्ट, उनके द्वारा जीरो का आविष्कार किया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का अर्थ है। दोस्तों, जो एक ऑपरेशन चलाया गया था शिक्षा में सुधार के लिए, जो ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन था, उसका प्रमुख जो अर्थ था वह क्या था? ये प्रश्न के अंदर हमसे पूछा गया है। इसके हमारे विकल्प हैं। विकल्प ए, प्राथमिक स्कूलों की सुविधाओं में सुधार। विकल्प बी, कम से कम 2 अध्यापक की व्यवस्था। विकल्प सी, प्रत्येक स्कूल में ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था। और विकल्प डी, अध्यापकों द्वारा ब्लैक बोर्ड का प्रयोग। तो दोस्तों, इसका जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा प्राथमिक स्कूलों में सुविधाओं में सुधार। दोस्तों, जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है उसका जो प्रमुख उद्देश्य था, जो प्राथमिक स्कूल होते हैं, जो प्राइमरी स्कूल होते हैं, उनके अंदर जो बेसिक सुविधाएं होती है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उनमें सुधार करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्र के विकास में बड़ी रुकावट क्या है?
इसके हमारे विकल्प हैं, विकल्प ए निर्धनता, विकल्प बी ज्ञान का विस्फोट, विकल्प सी निरक्षरता, विकल्प डी अपर्याप्त पोषण। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विकल्प सी निरक्षरता। दोस्तों जो निरक्षरता है, जो अनलिटरेसी है, वो राष्ट्र की सबसे बड़ी विकास में सबसे बड़ी रुकावट मानी जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, प्रौढ़ शिक्षा का क्या उद्देश्य है? इसके विकल्प हैं, विकल्प ए आर्थिक विकास, विकल्प बी सभ्यता का विकास, विकल्प सी काम चलाने योग्य साक्षरता, विकल्प डी राष्ट्र का विकास। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों राष्ट्र का विकास। दोस्तों जो प्रौढ़ शिक्षा है, जिसके अंदर जो बड़े लोग होते हैं जो कि विद्यालय नहीं जा सकते या बुजुर्ग हैं, उनको शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है, जिससे हमारे राष्ट्र का विकास किया जा सके। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, कोई भी देश कब बड़ा माना जाएगा? इसके हमारे विकल्प हैं, उसके पास दूसरे देशों की अपेक्षा अधिक शक्ति हो, देश के अधिक से अधिक लोग राष्ट्रवादी और शिक्षित हों, उस देश में नए आविष्कार होते रहें, और इसका जो अंतिम विकल्प है धार्मिक कट्टरता हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा उस देश में नए आविष्कार होते रहे। अगर किसी देश में नए नए आविष्कार होते रहे हैं तो उस देश को हम शक्तिशाली और बड़ा मान सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक शिक्षा को माना जाता है। दोस्तों जो आधुनिक शिक्षा है उसको क्या माना जाता है? मोक्ष प्राप्ति का साधन, विकल्प बी व्यवसायिक विवेक उत्पन्न करने का साधन, विकल्प सी जागृत उत्पन्न करने का साधन, और विकल्प डी व्यक्तित्व निर्माण का साधन। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा जागृति उत्पन्न करने का साधन। दोस्तों जो आधुनिक शिक्षा है उसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो है लोगों के अंदर जागरूकता उत्पन्न करना, इसीलिए इसे जागरूकता उत्पन्न करने का प्रमुख साधन माना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान शिक्षा का आधारभूत उद्देश्य क्या है? दोस्तों जो प्रेजेंट टाइम में जो एजुकेशन है उसका जो आधारभूत है, जो बेसिक्स उद्देश्य है वो क्या है? इसके हमारे विकल्प है, परमार्थ और मोक्ष की प्राप्ति, विकल्प बी व्यवसायिक कौशल की प्राप्ति, विकल्प सी जागृति उत्पन्न करने का साधन, और विकल्प डी व्यक्तित्व का निर्माण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है जागृति उत्पन्न करने का साधन। दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, सॉरी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे अधिक प्रभावशाली हो सकता है? अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो एजुकेशन का जो लेवल है उसे थोड़ा अप करने के लिए या बढ़ाने के लिए इसमें से कौन सा उपाय सबसे उपयुक्त हो सकता है? इसके हमारे विकल्प हैं, विकल्प ए अच्छी पाठ्यपुस्तक निर्धारित करना, विकल्प बी मूल्यांकन पद्धति में सुधार करना, विकल्प सी अच्छे अध्यापकों को नियुक्त करना, और विकल्प डी पुस्तकालय में सुधार करना, यानी कि जो पुस्तकालय होती है, जो लाइब्रेरी होती हैं उनके अंदर सुधार करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा अच्छे अध्यापकों को नियुक्त करना। अगर हमको शिक्षा के स्तर को सुधारना है तो हमें विद्यालयों के अंदर अच्छे अच्छे अध्यापकों की, जिनके अंदर कौशलपूर्ण शिक्षा का ज्ञान हो, उनकी नियुक्ति की जानी चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, वांछित मूल्यों का विकास करने का सबसे अच्छा तरीका है? इसके हमारे विकल्प हैं, विकल्प ए ऐसा माहौल तैयार करना जिसमें यह मूल्य अपरिलक्षित हो, विकल्प बी इन मूल्यों के महत्व के बारे में पढ़ाना, विकल्प सी इन मूल्यों के बारे में बताने का दायित्व माता पिता का है, विकल्प डी इन मूल्यों को संबंधित साहित्य पर वितरित करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऐसे माहौल तैयार करना जिसमें यह परिलक्षित हो। अगर हमें किसी बच्चे के अंदर वांछनीय लक्षण, जो वांछित मूल्य हैं, जो कि नैतिक मूल्य हैं, वो अगर उत्पन्न करने हैं तो हमें उस तरह का उसे माहौल उपलब्ध करवाना होगा, तभी उसके अंदर वो लक्षण का विकास हो पाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, आप अपने विद्यालय का परीक्षा परिणाम उत्तम रखने के लिए कौन सी युक्ति अपनाएंगे? दोस्तों अगर इस प्रश्न के अंदर हमसे पूछा गया है कि हमारा जो विद्यालय है, आप एक शिक्षक हैं और आपको अपने विद्यालय का परिणाम अच्छा रखना है, तो उसके लिए आप कौन से उपाय करेंगे या कौन सी युक्ति अपनाएंगे? इसके हमारे विकल्प हैं, विकल्प ए लगन एवं मेहनत से शिक्षण कार्य करेंगे, विकल्प बी प्रधानाचार्य से तत्काल ठोस कदम उठाने की पेशकश करेंगे, विकल्प सी विद्यालय की तस्वीर निखारने के लिए अन्य लघु युक्तियां अपनाएंगे, और विकल्प डी मूकदर्शी रहकर अपना कार्य करते रहेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा जो विद्यालय की तस्वीर निखारने के लिए अन्य युक्तियां अपनाएंगे। दोस्तों जो विद्यालय है उसके विकास के लिए अनेक ऐसे काम करेंगे जिससे विद्यालय का विकास किया जा सके। उसका जो स्ट्रक्चर है, जो संरचना है, उसमें बिल्डिंग्स का निर्माण कराएंगे, और शिक्षा के लिए जो आवश्यक सहायक सामग्रियां हैं उन्हें उपलब्ध कराएंगे। इस तरह से हम विद्यालय का विकास कर सकेंगे। तो
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, किंडरगार्टन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों जो किंडरगार्टन जो शिक्षा होती है, जो कि एक तरह से जो छोटे बच्चे होते हैं जो कि विद्यालय नहीं जा सकते, यानी कि जो तीन 2-3 साल के जो बच्चे होते हैं, 3-4 साल के, उनको जो शिक्षा दी जाती है, एक तरह से जिस प्रकार एक गार्डन में जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उसी तरह से इनको रखा जाता है और इनको खेल खेल के अंदर और कुछ शिक्षा सिखाया जाता है, छोटे छोटे वाक्यों या छोटे छोटे कथनों द्वारा, कहानियों द्वारा। तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है? इसके हमारे विकल्प हैं। विकल्प ए, कार्य करने की आदतों आदतों का विकास, ताकि बालक स्कूल में कार्यों में उत्तम समायोजन कर सके। विकल्प बी, स्कूल को तैयार कराने के उद्देश्य बालक को प्रशिक्षण देना। विकल्प सी, बालक के सामाजिक विकास को उत्पन्न बनाना, बालकों को औपचारिक शिक्षा में परिचित कराना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों, बालकों को सामाजिक विकास को उत्पन्न बनाना। दोस्तों जो किंडरगार्टन शिक्षा होती है जो कि छोटे छोटे बच्चों को दी जाती है, उसका जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो होता है बालकों के सामाजिक विकास उत्पन्न बनाना, यानी कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनमें सामाजिक विकास करना, ये शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षण व्यवसाय सबसे मुख्य बात यह है कि, यानी कि जो शिक्षण व्यवसाय होता है, जो टीचिंग्स जो बिजनेस है, उसका जो मुख्य जो उसकी विशेषता है वो है, मेहनत करके दूसरा धंधा चलाया जा सकता है, वेतन की तुलना में काम की मात्रा कम है, इसमें खतरा तथा जिम्मेदारी बहुत कम है, बच्चों के साथ संबंध आनंद एवं सुख में वृद्धि करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा बच्चों के साथ संबंध आनंद और सुख में वृद्धि करता है। दोस्तों जो शिक्षण व्यवसाय होता है उसमें आप बच्चों के साथ संबंध बनाते हैं, बच्चों के साथ क्लास में रहते हैं, उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं, उनके विकास में योगदान देते हैं और आनंद एवं सुख के साथ उनके विकास में सहायक होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, किसी व्यवसाय में प्रतिबद्धता के गुण का संबंध होता है? इसके विकल्प हैं। विकल्प ए, मानसिक स्थिति से। विकल्प बी, भावात्मक स्थिति से। विकल्प सी, क्रियात्मक स्थिति से। और विकल्प डी, उपयुक्त तीनों में से उचित सम्मिश्रण से। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा विकल्प डी, उपयुक्त तीनों के सम्मिश्रण से। दोस्तों जो कि आपका जो व्यवसाय प्रतिबद्धता के लिए सबसे जरूरी है, आपके मानसिक स्थिति, भावात्मक स्थिति और क्रियात्मक स्थिति, इन तीनों के गुणों का अंतर संबंध होना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान शिक्षा प्रणाली में किस प्रकार के सुधार की आवश्यकता है? इसके हमारे विकल्प हैं। विकल्प ए, पाठ्यक्रम में संशोधन। विकल्प बी, मूल्यांकन प्रणाली में परिवर्तन। विकल्प सी, शिक्षा व्यवसायीकरण। और विकल्प डी, शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पाठ्यक्रम में संशोधन। दोस्तों जो वर्तमान में शिक्षा है इसके अंदर जो सुधार करना है उसमें के लिए सबसे जरूरी है जो वर्तमान में जो कैरिकुलम चला हुआ है स्कूलों के अंदर, जो पाठ्यक्रम है उसमें संशोधन किया जाए, और जिसमें जैसे कि रटने की प्रणाली है और जो व्याख्यान विधि है इनको हटाकर उनमें क्रियात्मक शिक्षण और बाल केंद्रित शिक्षा पर ध्यान दिया जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा के दृष्टिकोण से किसी सीखे गए कार्य की सफलता प्राथमिक रूप से निर्भर करती है? इसके हमारे विकल्प हैं। विकल्प ए, सीखने वाले की तत्परता पर। विकल्प बी, सीखने की स्थिति पर। विकल्प सी, शिक्षण के व्यक्तित्व पर। और विकल्प डी, शिक्षार्थी की प्रेरणा पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा सीखने की तत्परता पर। अगर कोई कार्य आपको सीखना है उसके लिए सबसे जरूरी है आप उस कार्य को करने के लिए कितने तत्पर हैं, कितने तैयार हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, भारत में भिन्न भिन्न समुदाय सभ्यता क्यों हैं? इसके हमारे विकल्प हैं। भाषा में अंतर के कारण, बहुत से राज्य होने के कारण, जाति भेद के कारण और भोजन के अंतर के कारण। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भाषा में अंतर के कारण। दोस्तों जो भारत में अनेक समुदाय पाए जाते हैं इनका जो प्रमुख कारण है वो है भाषा में अंतर के कारण। दोस्तों अगर हमारे देश के अंदर कुछ किलोमीटर चलने के बाद में ही भाषाएं बदल जाती है, संस्कृतियां चेंज हो जाती हैं, इसीलिए इन सभ्यताओं का जो समुदाय है नए नए, इनका बनने का जो प्रमुख कारण है वो है भाषाई अंतर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, आपकी राय में
एक अच्छे नागरिक में क्या गुण होने चाहिए? इसके विकल्प हैं, वह शिक्षित हो, विकल्प बी वह निष्पक्ष हो, विकल्प सी उसके व्यवहारिक ज्ञान को उपयुक्त हो, और विकल्प डी इसका उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा उपयुक्त सभी। यानी कि अगर कोई अच्छा नागरिक है उसके अंदर ये गुण अवश्य होने चाहिए कि वह शिक्षित भी होना चाहिए, वह निष्पक्ष हो यानी कि उसमें किसी के प्रति झुकाव ना हो, वो सभी के लिए समानता रखता हो, वह व्यवहारिक उसमें व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए। तो इन तीनों गुण ही उसके लिए परम आवश्यक माने जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, जब बच्चे झगड़ते हैं तो बड़ों को बीच में पढ़ना चाहिए, विकल्प बी बीच में नहीं पढ़ना चाहिए, विकल्प सी बीच में नहीं पढ़ना चाहिए परंतु ध्यान अवश्य रखना चाहिए, विकल्प डी दूसरे बच्चों के माता पिता के पास जाकर उनकी शिकायत करनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा बीच में नहीं पढ़ना चाहिए परंतु ध्यान अवश्य रखना चाहिए। यानी कि दोस्तों अगर दो बच्चे लड़ रहे हैं तो आपका दायित्व बनता है कि उनके बीच में ना पढ़ें और उनका ध्यान अवश्य रखें, इससे वो उनकी लड़ाई ज़्यादा बढ़े नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, माता पिता की अपेक्षा बालकों का मन गहरा प्रभाव पड़ता है। इसके विकल्प हैं, विकल्प ए बालक का मन कोमल होता है, विकल्प बी बालक का स्वभाव भावुक होता है, विकल्प सी बालक में परिपक्वता का अभाव होता है, विकल्प डी बालक माता पिता की अपेक्षा बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा बालक का मन कोमल होता है। दोस्तों जो बालक होता है वो बहुत ही भावात्मक होता है और उसका जो मन होता है वो बहुत ही कोमल होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, अगर पड़ोसी मेरे घर के सामने कचरा फेंक दे तो मैं। अगर मान लो इस प्रश्न के अंदर आपसे एक मनोदशा पूछी गई है कि अगर कोई पड़ोसी आपके घर के सामने कचरा फेंक दे तो आपको क्या करना चाहिए। उससे स्पष्ट रूप से नाराजगी व्यक्त करूंगा, मैं भी उसके घर के सामने कचरा फेंकूंगा, इसका विकल्प सी है पड़ोसी के ध्यान में लाकर हटवा दूंगा, और इसका जो अंतिम विकल्प है पड़ोसी को ध्यान में लाकर हटवा दूंगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पड़ोसी के ध्यान में लाकर हटवा दूंगा। अगर मान लो कोई पड़ोसी आपके घर के सामने कचरा फेंकता है तो आपका ये दायित्व बनता है कि उस पड़ोसी को आप बोलो कि वो इस कचरे को आपके घर के सामने से हटा दे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, कौशल नागरिकता का तात्पर्य है। यानी कि दोस्तों जो कौशल एक स्किलफुल जो सिटीजन होता है उसका मतलब होता है कर्तव्यों से उचित पालन करना। इसका विकल्प बी है दैनिक जीवन में पैदा होने वाली कुरीतियों का निराकरण करना, विकल्प सी नागरिकों में अधिकारों के प्रति सजग होना, और विकल्प डी समस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए चिंतन मनन करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा कर्तव्यों का उचित पालन करना। दोस्तों एक कौशलपूर्ण नागरिक होता है जो एक स्किलफुल सिटीजन होता है, उसका प्रमुख वो उसके अंदर जो विशेषता होती है वो अपने कर्तव्यों का उचित रूप से पालन करता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, अपने एक छात्र के परिवार में दुर्घटना घटित होने पर आप निम्न में से किसे वरीयता देंगे। तुरंत संबंधित परिवार से संपर्क करेंगे, यथाशीघ्र प्रधानाचार्य को सूचित करेंगे, व्यक्तिगत स्तर पर यथासंभव सहायता कार्य में सहयोग देंगे, और क्षतिपूर्ति हेतु अधिकारियों से मिलेंगे। अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि अगर आप एक शिक्षक हैं और आपके सामने एक छात्र के परिवार में कोई दुर्घटना हुई है तो आप उस स्थिति में क्या करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो उपयुक्त उत्तर होगा वो होगा व्यक्तिगत स्तर पर यथासंभव सहायता कार्य में सहयोग देंगे। दोस्तों आपका दायित्व बनता है कि अगर किसी आपके छात्र के घर में कोई दुर्घटना होती है तो आपका ये कर्तव्य है कि उसे व्यक्तिगत स्तर पर यथासंभव जो भी आपसे सहायता बन पड़ेगी वो करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, कक्षा के कमजोर विद्यार्थियों को अतिरिक्त समय देकर पढ़ाना चाहिए। इस कथन से आप सहमत हैं, असहमत हैं, लगभग सहमत हैं, कुछ कुछ सहमत हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सहमत हैं। दोस्तों जो कक्षा के अंदर जो कमजोर छात्र होते हैं उन्हें अतिरिक्त समय देकर पढ़ाया जाना चाहिए, यह बात बिल्कुल सही है और इससे आप पूर्ण तरह से सहमत हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, मान लीजिए आप एक शिक्षक हैं तथा कोई विषय वस्तु आपको सम्यक स्पष्ट नहीं है तो आप क्या करेंगे। कि अर्थात इस प्रश्न के अंदर पूछा जा रहा है कि मान लो आप एक शिक्षक हैं और कोई भी विषय वस्तु आपको स्पष्ट समझ में नहीं आ रही है तो आप क्या करेंगे। उस विषय वस्तु को छोड़ देंगे, स्वयं अध्ययन
करके स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे, अन्य शिक्षक साथियों से विचार विमर्श करके स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे और भविष्य में देखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा जो आपके अन्य जो शिक्षक होते हैं उनके साथ आप विचार विमर्श करेंगे और उसे स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षक के अच्छे परिणाम न दे सकने के कारण हैं। यानी कि अर्थात इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि कोई जो शिक्षक है उसका विषय का अच्छा परिणाम नहीं आ रहा है, तो इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है। इसके विकल्प हैं, शिक्षक की प्रोत्साहन भरी अवस्था का अभाव है उसमें, विकल्प बी शिक्षा प्रणाली, विकल्प सी निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति के विद्यार्थी, और विकल्प डी विस्तृत पाठ्यक्रम एवं दोषपूर्ण पुस्तकें। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा निम्न सामाजिक आर्थिक स्तरों के विद्यार्थी। यानी कि दोस्तों जो अगर कोई शिक्षक के विषय का परिणाम अच्छा नहीं है तो इसका जो एक उपयुक्त जो कारण हो सकता है वो हो सकता है कि जो उसके जो विद्यार्थी हैं उनकी जो सामाजिक स्थिति है और जो उनका पढ़ने का जो स्तर है वो अच्छा नहीं है, इसी कारण उसका परिणाम खराब हो सकता है। दोस्तों इस जो शैक्षणिक अभिरुचि है इसमें एक प्रश्न के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। ग्रीष्म अवकाश में शिक्षक द्वारा दिए गए गृह कार्य का प्रयोजन है, पढ़ने की आदत बनी रहे, ऑप्शन बी शिक्षक का कार्यभार कुछ हल्का हो जाए, ऑप्शन सी छात्र समय नष्ट न करे, ऑप्शन डी बच्चे माता पिता को परेशान न करें। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए पढ़ने की आदत बनी रहे। दोस्तों जो छुट्टियों के अंदर जो गृह कार्य दिया जाता है उसका जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो होता है बच्चों के अंदर पढ़ाई की आदत को बनाए रखना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, गृह कार्य को प्रतिदिन जांचना आवश्यक है, क्यों। इसके विकल्प में शिक्षक अनिवार्य कर्तव्य है, इससे छात्र समय पर कार्य करने के लिए बाध्य हो जाए, विकल्प सी छात्रों में तत्कालीन अशुद्धियों त्रुटियों को दूर करने के गुण का विकास हो जाता है, विकल्प डी शिक्षक के लिए अधिक जांच कार्य एकत्र नहीं हो पाता है। तो इसका जो सबसे उपयुक्त जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा छात्रों में तत्कालीन अशुद्धियों एवं त्रुटियां दूर करने के गुण का विकास हो जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों जो हमारा 32वां प्रश्न है वो है, नर्सरी विद्यालयों का प्राथमिक उद्देश्य होता है। दोस्तों जो कि नर्सरी स्कूल होते हैं, जो कि LKG UKG और जो किंडरगार्टन तक जो स्कूल होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको जिन्हें पढ़ाया जाता है, उनका खोलने का जो प्राथमिक जो उद्देश्य है वो उस उद्देश्य को हमें इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है। इसके हमारे विकल्प हैं, बालकों को विद्यालय की दिनचर्या के साथ समायोजित करने का प्रशिक्षण देना, विकल्प बी व्यस्त माता पिता के बालकों को उचित संरक्षण प्रदान करना, अगला विकल्प है सामाजिक विकास की भूमिका तैयार करना, और छात्रों को प्रायोगिक परिस्थितियों में तैयार करना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सामाजिक विकास की भूमिका तैयार करना। दोस्तों जो किंडरगार्टन होते हैं, जो मतलब जो छोटे स्कूल होते हैं, जो नर्सरी विद्यालय होते हैं, उनका जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो होता है सामाजिक विकास की भूमिका तैयार करना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, किशोर किशोर छात्रों में अनुशासनहीनता के निदान का सर्वोत्तम उपाय होगा। यानी कि दोस्तों जो किशोर अवस्था में जो बालक होते हैं वो अगर अनुशासनहीनता करते हैं तो उसका निदान यानी कि उसका समाधान का एक प्रमुख उपाय हो सकता है। ये प्रश्न के अंदर हमसे पूछा गया है। इसके विकल्प हैं, छात्रों को तात्कालिक रूप से दंडित करना, छात्रों की समस्याओं से परिचित होना, छात्रों में भयमुक्त शासन करना, और जो अंतिम विकल्प है वो है छात्रों से सीधे संपर्क और अनुशासनहीनता के कारणों को ज्ञात करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा छात्रों की समस्याओं से परिचित होना। अगर दोस्तों छात्र अनुशासनहीनता कर रहे हैं तो आपका इसमें दायित्व बनता है कि आप छात्रों की समस्याओं से परिचित हों, जिससे उनके अनुशासनहीनता का जो कारण है उसका समाधान किया जा सके। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, पूर्ण प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में पारंपरिक रूप से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि दोस्तों जो पूर्ण प्राथमिक स्तर के जो विद्यालय होते हैं वो प्रदर्शित करते हैं अधिक प्रेम बजाय आक्रामक भावनाओं के, अधिक आक्रामक स्तर की तुलना में। इसका जो अगला विकल्प है वो है अधिक प्रतिरोधी कार्य बजाय उपयुक्त दोनों के लिए, और इसका जो लास्ट विकल्प है वो है अधिक स्नेह
अधिक स्नेहपूर्ण स्थिति के बजाय एक दो दोनों के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा अधिक स्नेहपूर्ण स्थिति में कार्य के बजाय एक और दो दोनों के लिए। यानी कि जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं उनमें जो उनका जो खोलने का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो होता है अधिक प्रेम के बजाय उन्हें आक्रामक भावनाओं के प्रदर्शन को रोका जा सके, अधिक आक्रामक स्नेह की तुलना की जा सके। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा जो अगला प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से किसे नर्सरी शिक्षा का उद्देश्य नहीं माना जा सकता। दोस्तों जो नर्सरी शिक्षा है, जो छोटे बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है उसका उद्देश्य नहीं माना जा सकता। इसके हमारे विकल्प हैं। विकल्प ए बालकों की देखभाल और अच्छे आदतों हेतु प्रशिक्षण करना। विकल्प बी बौद्धिक योग्यताओं हेतु उत्तम अध्यापन व्यवस्था करना। विकल्प सी संवेगात्मक नियंत्रण हेतु मार्गदर्शन करना। विकल्प डी सामान्य रूप से कार्य तथा कौशल के सीखने की आदतों का विकास करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा संवेदनात्मक नियंत्रण हेतु मार्गदर्शन करना। जो आपकी प्राइमरी जो टीचिंग होती है, जो कि आपका नर्सरी शिक्षा है, उसका प्रमुख उद्देश्य नहीं होता है संवेदनात्मक नियंत्रण हेतु उनका मार्गदर्शन करना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है ग्रामीण इलाकों के लोगों की साक्षरता दर कम होने के कारण है। यानी कि अर्थात इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो ग्रामीण इलाके हैं, जो दूरस्थ स्थान हैं, उनमें जो साक्षरता की कमी जो पाई जाती है उसका प्रमुख कारण हो सकता है। इसके विकल्प हैं। विकल्प ए उन्हें अपने बच्चों को विद्यालय भेजने की अनिच्छा है। विकल्प बी उन्हें कमजोर आर्थिक स्थिति। विकल्प सी ग्रामीण विद्यालयों में अच्छी शिक्षण सुविधाओं की कमी। और विकल्प डी वर्तमान शिक्षा पद्धति की निरर्थकता निरर्थकता। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा उनके अपने बच्चों विद्यालय भेजने की अनिच्छा। दोस्तों जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उनमें जो पहले के जो परंपराओं वाले लोग होते हैं, जो रूढ़िवादितापूर्ण लोग होते हैं, उनमें अपने विद्यालयों को अपने बच्चों को विद्यालय भेजने की इच्छा नहीं होती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है सामाजिक परिवर्तन के लिए अध्यापक का क्या योगदान होना चाहिए। यानी कि जो समाज के अंदर जो परिवर्तन आ रहा है उसमें एक अध्यापक क्या योगदान दे सकता है, ये हमसे प्रश्न के अंदर पूछा गया है। इसके हमारे विकल्प हैं। विकल्प ए सभी स्तरों पर नेता के रूप में योगदान देना। उच्च स्तर सामाजिक गति के लिए अच्छे परिणाम देना। समाज सेवा द्वारा राष्ट्र को महान बनाना। और इसका जो अंतिम विकल्प है वो है विभिन्न संस्थाओं के बीच सहसंबंध पैदा करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा समाज सेवा द्वारा राष्ट्र को महान बनाना। यानी कि एक शिक्षक होता है, उसको द्वारा जो समाज सेवा द्वारा राष्ट्र को महान बनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है विद्यालय में सामाजिकता की भावना के विकास के लिए आवश्यक है सहयोग, मित्रता, प्रतिस्पर्धा, ज्ञात नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सहयोग। दोस्तों अगर हमें विद्यालय के अंदर और सामाजिक भावनाओं का विकास करना है तो इसके लिए सबसे जरूरी जो मूलभूत जो गुण है वो होना चाहिए आपका सहयोग का गुण। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है अच्छे मानवीय संबंध बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। इसके विकल्प हैं दूसरे की भावनाओं को समझना, मित्रों को उनके कठिन समय में सहायता करना, हमेशा अपनी समस्याओं के बारे में दूसरों को बताना और मित्रों के बार बार मिलते रहना। अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि एक अच्छा मानवीय जो संबंध बनाने के लिए सबसे जो अच्छा तरीका है वो क्या हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दूसरे की भावनाओं को समझना। अगर आप दूसरे की भावनाओं को समझते हैं तो आप अच्छी तरीके से उसके साथ मानवीय संबंध बना पाओगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है अच्छे मानवीय संबंध बना, ये प्रश्न हो गया। हमारा अगला प्रश्न है प्राय शिक्षक कक्षा की गति की भली भांति पहचान पाने में स्वयं को असमर्थ पाते हैं। इसका सर्वोत्तम उदाहरण हो सकता है। अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो सामान्यतः जो शिक्षक होते हैं, जो कक्षा की गति होती है, जो कक्षा का जो माहौल होता है, जो वातावरण होता है, उसे कभी कभार समझ नहीं पाते। इसका सर्वोत्तम उदाहरण हो सकता है शिक्षक का सामाजिक समूह के संदर्भ में अपरिपक्व ज्ञान एवं प्रशिक्षण। इसका जो अगला विकल्प है शिक्षक का अपने छात्रों में पर्याप्त तालमेल का अभाव, शिक्षक में सामयिक संवेग शून्यता और इसका अंतिम विकल्प है शिक्षक में विवेक शून्यता। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा
शिक्षक में सामाजिक संवेदना की शून्यता। अगर दोस्तों एक शिक्षक में सामाजिक संवेदनाओं की शून्यता है, उसके अंदर समाज में कैसे अंतःकरण किया जा सकता है, ये अगर उससे नहीं आता है तो वो एक कक्षा के माहौल को समझ नहीं पाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, शैक्षणिक यात्रा के दौरान बैठने की जगह को लेकर कोई छात्र किसी वृद्ध से झगड़ बैठता है, तो मैं, यानी कि आप एक शिक्षक हैं या एक विद्यार्थी हैं, एक शिक्षक हैं, तो आप उस स्थिति में क्या करोगे? छात्र का पक्ष लूंगा, उसे समझाऊंगा कि बड़े बूढ़ों के प्रति आदर रखे, अनदेखा करूंगा, निपटने के लिए दखल दूंगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा, उसे समझाऊंगा कि बड़े बूढ़ों का आदर करे। दोस्तों एक शिक्षक होता है, उसका दायित्व बनता है कि उस एक बच्चे में एक नैतिक गुणों का विकास करे, जिससे वो बड़ों का आदर कर सके और सभी को सम्मान दे सके। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, शिक्षक को सामाजिक प्रतिष्ठा के हास्य के प्रमुख कारण क्या है? यानी कि एक जो शिक्षक है उसकी जो समाज के अंदर जो प्रतिष्ठा है, वो सम्मान है, उसमें जो कमी आ रही है, उसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है? इसके हमारे विकल्प हैं। विकल्प ए, शिक्षण संगठनों में भागीदारी। विकल्प बी, सामाजिक जीवन पर राजनीति का प्रभाव। व्यावसायिक निष्ठा में न्यूनता और जीवन में अर्थ की प्रधानता। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा जीवन में अर्थ की प्रधानता। दोस्तों जो जीवन में अगर अर्थ की प्रधानता आ जाती है, जब पैसे की प्रधानता आ जाती है, तो जो समाज के अंदर जो प्रतिष्ठा है जो शिक्षक की, उसमें कमी आ जाती है। फिर क्या वो शिक्षक है ना पैसे के लिए कार्य करता है, वो अपने बच्चों के विकास के बारे में नहीं सोचता है। जहां उसे पैसा अधिक मिलेगा वही वो कार्य करेगा। इस तरह से उसके जो समाज के अंदर जो उसका सम्मान है उसमें कमी आती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, अपने एक छात्र के परिवार में दुर्घटना घटित होने पर निम्नलिखित में से किसे वरीयता देंगे? इसके विकल्प है, तुरंत संबंधित परिवार से संपर्क करेंगे, यथाशीघ्र प्रधानाचार्य को सूचित करेंगे, व्यक्तिगत स्तर पर यथासंभव सहायता कार्य में सहयोग देंगे और क्षतिपूर्ति हेतु अधिकारियों से मिलेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, व्यक्तिगत स्तर पर यथासंभव सहायता कार्य में सहयोग देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है दोस्तों, यदि एक छात्रावास में कुछ छात्रों द्वारा कर्मचारियों के साथ मारपीट की जाती है तो छात्र आवास अधीक्षक का को क्या करना चाहिए? अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि एक हॉस्टल है, उस हॉस्टल के अंदर और छात्रों द्वारा उसके जो कर्मचारी हैं उनके साथ मारपीट की जाती है, दुर्व्यवहार किया जाता है। तो उस स्थिति में एक जो छात्र अधीक्षक है, मतलब जो छात्रों के जो जो हॉस्टल का एक जो मैनेजमेंट अधिकारी है, जो अधीक्षक है, उसको क्या कदम उठाने चाहिए? इसके हमारे विकल्प हैं, संबंधित छात्रों को निष्कासित कर देना चाहिए, उन्हें दंड देना चाहिए, संबंधित छात्र या कर्मचारी से पूछताछ करके यथोचित समाधान ढूंढना चाहिए, और इसका जो अंतिम विकल्प है, संबंधित छात्रों को समझाना देना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों, संबंधित छात्र एवं कर्मचारियों से पूछताछ करके यथोचित समाधान ढूंढना चाहिए। अर्थात दोस्तों अगर वो लड़ाई हुई है तो उसका जो कारण है, उनमें जो मारपीट का कारण है, उसको जानकर उसका यथासंभव जो समाधान है वो ढूंढना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, यदि आपकी प्रयोगशाला में चपरासी कोई सामान चुरा कर ले जाता है तथा आप उसे देख लेते हैं तो आप क्या करेंगे? उसकी शिकायत प्रधानाचार्य से करेंगे, भविष्य में ऐसा न करने के लिए समझाएंगे, उससे सामान छीन लेंगे और पिटाई लगाएंगे, उसके वेतन वृद्धि रुकवाने की सिफारिश करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों, भविष्य में ऐसा न करने के लिए समझाएंगे। दोस्तों अगर आप कोई चपरासी है और आप एक उसके अंदर काम करते हैं तो आपका जो प्रमुख उद्देश्य बनता है कि अगर आप किसी को चोरी करते देख लेते हो चपरासी को, तो उसे समझाएंगे कि वो भविष्य में ऐसा ना करे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, आजकल छात्रों में सामाजिक विकास के दायित्व भी विद्यालयों में आ गया है। इसका कारण है कि माता पिता दोनों अत्यधिक व्यस्त हो गए हैं, आजकल परिवार बहुत छोटे और एकाकी हो गए हैं, आजकल व्यक्तियों में एकाकी रहने की प्रवृत्ति हो गई है, छात्रों की सामाजिकता और विकास की प्रवृत्ति परिवर्तित हो गई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा, आजकल परिवार बहुत छोटे और एकाकी हो गए हैं। हाँ दोस्तों, जो आजकल जो समाज के अंदर जो एक संयुक्त परिवार हैं वो
कम होते जा रहे हैं और जो एकाकी परिवार है उनकी संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है। इससे जो हुआ है, जो बच्चों के अंदर जो सामाजिक गुण होते हैं, जो नैतिक गुण होते हैं, जिनका विकास उसके परिवार में रहकर करना चाहिए, वो नहीं कर पाता। इसी कारण जो आजकल के जो विद्यालय हैं उनमें उनमें जो नैतिक गुण और जो सामाजिक विकास है उसकी जिम्मेदारी भी आ गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, यदि आप एक शिक्षक के रूप में अपने छात्रों के लिए योग्य सम्मान की भावना रखते हैं तो आपके विचार में उसकी अनुभूति का कारण है। अर्थात दोस्तों, इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि आप एक शिक्षक के रूप में अपने योग्य छात्र के सम्मान की भावना रखते हैं, यानी कि कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट है उसके सम्मान की भावना रखते हैं, तो उस सम्मान की भावना का प्रमुख कारण क्या है? आपकी नैतिकता, आपकी प्रभुसत्ता और मधुर व्यवहार की उपेक्षा, आपकी प्रौढ़ता, छात्रों की उपलब्धि को प्रभावित करने की आपकी शक्ति। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा आपकी प्रभुसत्ता और मधुर व्यवहार की उपेक्षा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रजातंत्र का अनुकरण करने वाले श्रेष्ठ नागरिकों के निर्माण की कुंजी है। इसके विकल्प हैं, छात्र विद्यालय के नियमों और कानूनों का अनुसरण करे। अगला विकल्प, विद्यालय छात्रों की उत्कृष्ट शक्तियों को विकसित करे। विकल्प सी, विद्यालय का प्रजातांत्रिक पद्धति के क्रियान्वयन पर बल दे। और विकल्प डी, विद्यालय छात्रों के व्यक्तिगत निर्माण के प्रयास करे। यानी कि जो एक विद्यालय के अंदर जो राष्ट्रीय प्रजातंत्र की जो भावना है और एक श्रेष्ठ नागरिक निर्माण की जो भावना है उसकी जो प्रमुख कुंजी है और जो प्रमुख विशेषता है वो क्या हो सकती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा विद्यालय प्रजातंत्र की पद्धति के क्रियान्वयन पर बल दे। अर्थात स्कूल के अंदर जो डेमोक्रेसी है एक, उसकी भावना का विकास किया जाए, जिसमें सभी में समानता का गुण, भ्रातृत्व का गुण और सभी को मिलजुल कर रहने की भावना का विकास किया जाना शामिल है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा 50वें नंबर का प्रश्न है, प्राय सामाजिक विकास के संदर्भ में बालक एवं बालिकाओं में निम्नलिखित में से विभेद उजागर होते हैं। बालकों की अपेक्षा बालक सामाजिक नियम को कठोर अनुसरण करते हैं। बालिकाओं की अपेक्षा बालक सामाजिक गुणों पर अधिक बल देते हैं। बालिकाएं प्राय बालकों की अपेक्षा निम्न स्तरीय गांवक विकास पर बल देती हैं। बालिकाएं प्राय जेहू पद्धति की होती हैं और वे अजनबी व्यक्ति से व्यवहार करती हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा बालिकाएं अपेक्षा बालकों के सामाजिक गुणों पर अधिक बल देती है। यानी दोस्तों, जो लड़कियां होती है वो बालकों की अपेक्षा जो सामाजिक गुण होते हैं उन पर अधिक बल देती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, प्राय बालकों द्वारा सामाजिक विकास का सर्वप्रथम दिग्दर्शन किया जाता है। यानी कि जो बच्चों के अंदर जो सामाजिक विकास है वो हमें प्राय किस समय दिखाई देता है? जब बालक अपने आयु वर्ग के अन्य बालकों से मेलजोल बढ़ाता है, जब बालक वृद्ध समूह में सम्मिलित होने पर अपने परिचितों से चिपका रहता है, जब बालक अपने पढ़ाई का सार्थक ज्ञान हो जाता है, जब बालक मित्र मंडली की प्राथमिकता प्रदान करने लगता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा जब बालक अपने पढ़ाई की सार्थक ज्ञान हो जाता है। दोस्तों, जब बालक के अंदर अपने और पढ़ाई का सार्थक ज्ञान हो जाता है तब जो सामाजिक विकास है उसको हम प्राय रूप से देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, यदि आपको किसी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है तो आप के लिए निम्न में से क्या उचित है? इसके विकल्प हैं, विकल्प ए, ठीक समय पर पहुंचेंगे। विकल्प बी, समय के बाद पहुंचेंगे पर गर्व का अनुभव करेंगे। विकल्प सी, समय से कुछ पूर्व पहुंचेंगे। और इसका जो अंतिम विकल्प है वो है समय के बाद पहुंचेंगे पर क्षमा याचना करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ठीक समय पर पहुंचेंगे। दोस्तों, अगर आप एक मुख्य अतिथि हैं किसी कार्यक्रम में तो आपका एक कर्तव्य बनता है कि आप कार्यक्रम में जो निर्धारित समय है उस पर पहुंचें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण सामाजिक संदर्भ में किसी विशिष्ट समूह की सक्रियता का अंप्रेषक नहीं हो सकता? यानी कि इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो सामाजिक विशिष्ट समूह की जो सक्रियता है उसका संप्रेषक नहीं हो सकता है। इसके हमारे विकल्प हैं, विकल्प ए, वह उन सभी गुणों को ग्रहण करता है जो किसी समूह विशेष के संदर्भ में विचारणीय है। इसका अगला विकल्प है, वह अपने समूह को अपने व्यक्तिगत अनुभवों से पूर्ण लाभान्वित करने का प्रयास करता है। वह अपना अपेक्षित योगदान देता है और यद्यपि उसे यह ज्ञात होता है कि उसके कार्य की कोई मान्यता नहीं है। और इसका जो अंतिम विकल्प है वो है, वह समूह के निष्क्रिय सदस्यों के संबंध सीमित कर देता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा
वह अपने समूह के व्यक्तिगत अनुभवों से पूर्ण लाभान्वित करने का प्रयास करता है। दोस्तों, इस प्रकार हमने इस वीडियो के अंदर 50 से ज़्यादा शैक्षणिक अभिरुचि के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया, जो आपके वीएसटीसी एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आज अभी वीडियो को लाइक करें और अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी यूट्यूब चैनल पर आपको इस शैक्षणिक अभिरुचि का जो अगला पार्ट है, जिसके अंदर हम संपूर्ण शैक्षणिक रुचि को पूर्ण रूप से समाप्त करेंगे, वो वीडियो भी देखने को मिलेंगे। वहीं आपको राजस्थान जी के इंग्लिश हिंदी की मैराथन क्लासें भी आपको बीएसटीसी एग्जाम से पहले प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो इसीलिए आज ही हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।